Question is predict the entropy change in following. First is intermixing of helium and neon. आंसर है if these two gas are allowed to mix with each other, आप ही मिक्स हो जाएंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। डेल्टा एस इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डाउट पॉजिटिव। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट No. सभी को। Yes, sir. यस सर। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल यानी कि लिक्विड, लिक्विड अगर गैस में Positive. कन्वर्ट होता है तो अगेन पॉजिटिव। Sir, positive. समझ में आ गया बेटा? यस सर। इज इट ओके? फ्रीजिंग ऑफ मिल्क यानी कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो क्यों हुए ये तीनों? If you have any सर doubt, सी वाला बता दो। आप बताओ। लिक्विड कोई चीज है और सॉलिड है, किस कौन ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड। लिक्विड। बिगड़ा हुआ है ना, तो अपन ने क्या किया है, लिक्विड से सॉलिड में ले गए, यानी कि सुधार रहे हैं, यानी कि एंट्रोपी कम हो गई। लिक्विड की मान लो एंट्रोपी थी 7, इसकी हो गई 4, तो कितनी हो गई? -3। समझ गए क्या बेटा? यस सर। डी पार्ट। अब सब बच्चे सही बताओ फटाफट। मिक्सिंग ऑफ रूह अफ़ज़ा इन मिल्क। पॉजिटिव। 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 परफेक्टली पॉजिटिव है। कारण समझ में आ गया सबको? यस। यस सर। डन है ना बच्चा? कंबशन ऑफ पेट्रोल, यस सर। पॉजिटिव। 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 कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, नेगेटिव। नेगेटिव। गैस से लिक्विड ला रहे हो ना? ऐसा बिगाड़ते हैं। कॉन्टिनेशन अपने आप से हो जाता है। अबे अपने आप से मतलब नहीं है, एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है। और कंडेंसेशन अपने बिगाड़ आप कहाँ हो जाता है बेटा? इवेपोरेशन अपने आप होता है। तो फ्रिज में रख दो सर, अपने आप ही कंडेंसेशन हो जाएगा। अबे तो फ्रीज में हो रहा है ना, तो ठंडा किया ना फिर आपने, इसका मतलब अपने आप नहीं हुआ ना रूम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग ऑफ एग, सर नेगेटिव। नेगेटिव। पहले एग कैसा होता है, अंदर से लिक्विड या पॉजिटिव, लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड। और बाद में जो उसका लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है? बोलो फटाफट। सॉलिड हो जाता है। किसने बॉइल्ड एग खाया हुआ है अच्छे से? यस सर। यस सर। सर खाया नहीं है, देखा है बहुत बार। ठीक है, देख लो भाई आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ एग इज नेगेटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ क्यों पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होना चाहिए? कारण बताओ। सर पॉजिटिव नेगेटिव सर वो स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड हो रही है। तो देखो भैया, एक कंसेप्ट है लिक्विड से सॉलिड हो रही है, इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। बोलो यस और नो। यस सर। लेकिन एक बच्चा कह रहा है Yes, sir. पॉजिटिव होगा, वो बताए क्यों कह रहा है? सर बॉइलिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी? ये कौन सिखाता है नई बातें? ये कहां से आए भाई? काइनेटिक एनर्जी का फंडा तो हमने आज तक नहीं सुना भाई। ये किसने सिखाया आपको काइनेटिक एनर्जी? सुन लो, नॉर्मल कंडीशंस में बाकी सब सब्सटेंस में लिक्विड से सॉलिड जाने पे नेगेटिव होती है डेफिनेटली, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन है जो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। एग जो होता है बेटा वो होते हैं प्रोटीन्स। कैसे होते हैं? प्रोटीन्स। उनमें अरेंजमेंट ऐसा होता है जब तक एग लिक्विड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अगर आप इसको हीट कर देते हैं और बॉईल कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है इनके अंदर। तो आप अगर अरेंजमेंट के हिसाब से देखो तो कौन ज्यादा सिस्टमैटिक नजर आ रहा है, लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड। याद रखना ये एक एक्सेप्शन है। एंट्रोपी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि एग के बॉईल होने पर प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटीन्स जो सिस्टमैटिक थे वो कैसे हो गए हैं? वो कैसे हो गए हैं? डीनेचुरेट। समझ गए क्या हो गया उनका? डीनेचुरेशन। ये एक्सेप्शन था एक अपने आप में, अच्छा क्वेश्चन था जो कि आईआईटी नीट बोर्ड में कभी पूछ सकते हैं आपसे, आपको आना चाहिए। अच्छा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 12th क्लास में एक चैप्टर है प्रोटीन्स, वहां पढ़ते हैं अपन केमिस्ट्री में भी इसको। बायो वाले बच्चों को तो ये आना ही चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसका आंसर क्या हो गया? बॉइलिंग ऑफ एग में याद
सोचना है, हमें उल्टा सोचना है, जो हम सोच रहे थे उससे उल्टा सोचना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट पार्ट ध्यान से सुनना। लास्ट जो रबर बैंड होता है उसमें ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जब वो अनस्ट्रेच्ड होता है, जब आप खींच देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है स्ट्रेचिंग के बाद। बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? Sir. घट रही है। घट रही है। कम हो गई ना बेटा, Negative. सिस्टमैटिक हो गई ना अरेंज। Yes, sir. तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, बोलो बेटा? नेगेटिव। Negative. ठीक है, ये दो अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस थे, नॉर्मल थे, वो आप सबको आ गए हैं। इन दो को स्टार लगा लेना, इन दोनों में से आ सकता है एग्जाम में, हमें आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गुड आंसर टू एक्सप्लेन दिस, इज इट ओके? हम बोल रहे थे टाइप ऑफ एंट्रोपी, तो फर्स्ट अपन डिफाइन कर रहे हैं एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंट्रोपी चेंज होता है उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, सब्लिमेशन में मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, सुन रहे हो बेटा, इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करने कितना, 1 मोल। तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, सब, और आएगा किसके बराबर, डेल्टा एच सब अपॉन जिस भी टेम्परेचर पे हो रहा है ये। आई थिंक सबको समझ में आ गया क्या बेटा? बोलिए सर गैस से सॉलिड भी हो सकते हैं ना? बेटा, गैस से सॉलिड को कंडेंसेशन कहते हैं, और तो लिक्विड से सब्लिमेशन ही तो कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा इसमें सबसे लिक्विड से सॉरी के नहीं, गैस से लिक्विड को कहते हैं कंडेंसेशन, तो उसको भी कंडेंसेशन कहते हैं, और गैस से अगर लिक्विड से सॉलिड हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। अगेन फ्यूजन होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन होता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट। दोनों की वैल्यूज जो आएंगी, जो आप बोल रहे हो, वो माइनस में आएंगी, बस वैल्यूज तो सेम होगी लेकिन माइनस साइन आएगा। तो कोई सा भी डिफाइन कर सकते हो क्या, बोलो बेटा? Yes, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन कैसे करोगे बताओ? ट्रांजिशन बताया था, वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर, यस और नो? yes, sir. तो यहाँ पे भी ऐसे ही कह देंगे, वन एलोट्रोपिक फॉर्म, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर। जैसे सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर मोनोक्लिनिक किस में चेंज हो रहा है, सल्फर रोम्बिक में, या ग्रेफाइट चेंज हो रहा है किस में, डायमंड में, फ्लोरीन में। समझ में आ गया क्या सबको? बस अब डिफाइन नहीं करवा रहा हूँ, ये थर्ड सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दें, लिखना चाहें तो लिख लें। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट इनटू अनदर इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। क्लियर है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is continuously increasing. Total entropy of universe is continuously increasing. समझ में आ गया क्या सबको? बोलो बेटा। नहीं सर। नहीं, स्टेटमेंट तो बताया, अभी कारण बताऊंगा। टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन है क्यों? तो स्टेटमेंट तो यही याद रखना है, लेकिन इसके ब्रैकेट में रीजन लिखवा रहा हूं विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। If somebody is asking you कि why total entropy of universe is continuously increasing, then only you will write this. समझ गए क्या? अब लिख Yes, लीजिए sir. ब्रैकेट Yes, sir. because
बिकॉज यूनिवर्स इज फुल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो क्या होगा? अगर यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से फुल है तो क्या हो गया? क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या किया करते थे, बोलो बेटा? सर एंट्रोपी की डिग्री को बढ़ाते थे। तो बस जब पूरी यूनिवर्स में खूब सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो सारे के सारे एंट्रोपी बढ़ा रहे होंगे, तो ओवरऑल सिस्टम जो यूनिवर्स की एंट्रोपी वो बढ़ रही होगी। इज इट ओके? सर कम भी तो हो रही होगी। पर ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही होगी। जैसे सन पे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, स्टार्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी मैक्सिमम रिएक्शंस कौन सी हो रही हैं? जो स्पॉन्टेनिटी बढ़ा रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था, ये बताओ बेटा? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। वो एनर्जी की बातें कर रहा था। और सेकंड लॉ किसकी बातें कर रहा है, बोलो बेटा फटाफट? एंट्रोपी। एंट्रोपी की बातें कर रहा है। एंट्रोपी बढ़ रही है और एनर्जी कांस्टेंट था। ये पॉइंट शायद सब फिजिक्स में कौन कौन से स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं, उसमें फर्स्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इस वाले को मैं फर्स्ट बोल रहा हूं और ये भी फर्स्ट का ही भाई है दोनों एक तरह से। ऑल्दो 4 स्टेटमेंट है पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हुए। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क in a complete cycle if it exchange heat only with bodies at a single fixed temperature। मतलब अगर आपने कंबशन किया किसी हीट इंजन में, मान लीजिए 100 किलो जूल हीट जलाई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100 किलो जूल की 100 किलो जूल एनर्जी एज इट इज इंजन प्रोवाइड कर दे हमें इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए मैकेनिकल फोर्स या इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। कहां खर्च होगी वो बची हुई एनर्जी? आंसर है वो एंट्रोपी में खर्च होगी। समझ गए? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं ये चारों स्टेटमेंट अवॉइड कर सकता हूं, मेरी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। हमारी में तो ये लाइन लिखी हुई जो आपको एक बार में घुस गई दिमाग में। बोलो हाँ कि ना? बोलो बेटा। Yes, sir. टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है। Yes, हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया था ना, क्यों बढ़ रही है? जैसे एक बच्चे ने ये भी बोला कि सर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी तो एंट्रोपी कम भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही है। उन्हीं सबका जवाब दे रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट। क्लॉसेस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या कहता है देखना, ये कह रहा है ऐसी दुनिया में कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता जिसमें ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में हीट अपने आप ट्रांसफर हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट from a colder body to warmer body without consume any work। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एक तरफ जलते हुए कोयले हैं, एक तरफ आइस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइस में से हीट निकल के कोयले में चली जाए। हो सकता है कि ऐसा? बोलो। No, sir. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बताओ। आइस और कोल, बर्निंग कोल, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? बर्निंग कोल। बर्निंग कोल। तो हमेशा कहां से कहां जाएगा बताओ चीजें? वो बर्निंग कोल से वही तो जाएगा। हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगी? फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। अच्छा, आपके घर में, सबके घर में एक ऐसी मशीन है जो ऐसा कर सकती है, जो आइस में से हीट को ट्रांसफर कर सकती है कोयले में। मतलब इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। आप सबके घर में एक ऐसी मशीन है जो उल्टा काम कर रही है, ठंडी जगह से गर्म जगह पे हीट भेजती है। कौन सी मशीन है बताओ? रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ये क्लॉसेस का जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के कारण ही दुनिया में फ्रीज बन पाए, डीप फ्रीज बन पाए।
कि भाई जब हीट से मतलब कोल्ड से हीट की तरफ हीट नहीं जा सकती है, एनर्जी नहीं जा सकती है, तो फिर एयर कंडीशनर तो फिर मशीन से बनेगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर Yes, sir. आप सबने देखा होगा फ्रिज के पीछे की तरफ गरम गरम हो रखा होता है। बोलो यस और नो। यस Yes, सर sir. क्यों? मोटर क्योंकि वहाँ एक वगैरह कंप्रेसर होती है लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है। वो क्या कर रही है? वो कंप्रेस कर रही है, वो अंदर की गर्म हवा को ठंडे होते हुए बाहर गर्म होते हुए वहां हवा फेंक रही है, उल्टा काम कर रही है। कुछ समझ में आया? चाहे एयर कंडीशनर में भी तो ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एयर कंडीशन में भी ऐसे ही हो रहा है। परफेक्ट है। ठीक है बेटा। यस सर थर्ड स्टेटमेंट भी यही है। बोलो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस टेम्परेचर। सही है, 0 केल्विन से नीचे जाओगे कैसे? वहां कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, यानी कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी होगी दुनिया में? बोलो। किसी सिस्टम की 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी होगी? मैक्सिमम सबसे जीरो होगी। ज्यादा जीरो जीरो होगी ना बेटा? लल्लू मैक्सिमम नहीं होगी, जीरो होगी। Yes, कैसे sir. सर? सर क्योंकि डिवीजन करेंगे तो 0. भाई वो 0 केल्विन पर है तो यानी परफेक्ट है वो, और परफेक्ट है तो एंट्रोपी क्या होगी? 0। हाँ सर हाँ ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनेगा, अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा।